नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जो विशेष रूप से लैब असिस्टेंट तथा सीईटी जो 12th लेवल की हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसको विस्तार से समझेंगे तो आइए, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करता है, यानी कि जो लार होती है, लार मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित की जाती हैं, तो ये किसके पाचन में मदद करती हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें है वसा, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है विटामिन। अब देखो साथियों, लार है उसके अंदर देखो लार ग्रंथि होती है तथा इसमें एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम भी पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है लार एमाइलेज। क्या नाम है? लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है साथियों? टाइलिन एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? ये टाइलिन एंजाइम है, ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अब देखो साथियों, विशेष रूप से आपको यह भी ध्यान रखना है, ये जो स्टार्च है इसका 30% पाचन है वो मुख गुहा में होता है। इसका 30% जो पाचन है वो कहां पर होता है? इसका 30% यानी कि स्टार्च का 30% पाचन है वो मुख गुहा के अंदर होता है। बाकी जो स्टार्च है, स्टार्च का 60%, स्टार्च का 70% जो पाचन है वो कहां पर होता है? 70% पाचन है वो ग्रहणी के अंदर होता है। ये विशेष रूप से आपको अंतर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यानी कि इस लार ग्रंथि किसके पाचन में मदद करती है, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, यानी कि जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो कहां पर जमा होता है, कहां पर संग्रहित होता है। अब विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, देखो 1 नंबर ऑप्शन है पित्ताशय, 2 नंबर है स्टोमस यानी कि आमाशय, 3 नंबर यकृत और 4 नंबर प्लीहा। तो देखो साथियों, जो पित्त होता है ना, बाइल होता है, इसका निर्माण तो होता है यकृत में, यानी कि फॉर्मेशन यानी कि निर्माण है वो कहां पर होता है? यकृत में होता है। यकृत में पित्त बनने के बाद में पित्ताशय में क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है या जमा हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये साथियों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी कभी आप क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन में गलत कर आते हो, ऐसा मत करना। पित्त है उसका निर्माण तो यकृत यानी कि लीवर के अंदर होता है, लेकिन जो पित्त होता है उसका संग्रहण पित्ताशय के अंदर होता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के आहार का वह भाग जो भोजन और वायु के लिए क्या होता है? उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसी कौन सी जगह आती है आहार नाल में जहां से भोजन भी जाता है और जो श्वास लेते हैं वो वायु भी जाती है। उभयनिष्ठ मार्ग का काम कौन सा भाग करता है? देखो 1 नंबर ऑप्शन है ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स, 2 नंबर ऑप्शन है ग्रहणी यानी कि ड्यूडिनम, 3 नंबर ऑप्शन है ग्रासनाल या फिर इसको इसोफेगस कहा जाता है, 4 नंबर ऑप्शन है एपिग्लोटिस। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैंने कल जो वीडियो डाला था उसके अंदर बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी हो जाएगा। जो हमारा जो मुख गुहा होती है उसके बाद वाला जो पार्ट होता है, जस्ट बाद वाला जो पार्ट होता है उसको ग्रसनी कहा जाता है यानी कि फेरिंक्स कहा जाता है। ये भोजन और वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। और अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये साथियों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है वो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो कौन सा होता है? अब देखो आहार नाल है बहुत ही बड़ी है, इसके अंदर बहुत से पार्ट हैं वो मैंने बताया था, यानी कि मुख गुहा से लगाकर गुद्दा द्वार तक का जो भाग होता है वो आहार नाल का भाग होता है। तो आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा है? देखो इसमें देखो 1 नंबर यहां पर ग्रास नली यानी कि जिसको इसोफेगस कहा जाता है, शुद्रांत्र यानी कि इसको इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। या फिर शुद्रांत्र को सोटी आंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोटी आंत भी कहा जाता है। आपको पता होगा सोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है, यानी कि सोटी आंत होती है वो क्या होती है? सबसे लंबी होती है। छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में वृद्ध आंत यानी कि बड़ी आंत का भाग, मुख गुहा ये नहीं हो। तो इसमें सबसे लंबा भाग कौन सा हो गया? बी यानी कि शुद्रांत्र यानी कि इलियम है वो आहार नाल की सबसे लंबी यानी कि सबसे लंबा पार्ट होता है, भाग होता है। देखो अगला क्वेश्चन है, मानव
जो मानव है उसमें गैसों का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? 1 नंबर ऑप्शन है कुप्पिका द्वारा यानी कि एल्वियोली द्वारा, 2 नंबर है कंठ यानी कि लैरिंक्स द्वारा, 3 नंबर है श्वास नली और ट्रेकिया द्वारा, 4 नंबर है ब्रोंकाई के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों? इसमें राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि कुप्पिका यानी कि एल्वियोलाई होता है जो फेफड़ों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, जिसके अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। आपने फेफड़ा देखा होगा इस प्रकार, फिर 2 फेफड़े इस प्रकार बंटे होंगे, यानी कि ये तो हो गया हमारा ट्रेकिया जिसमें सी आकार के उपास्थि सल्ले भी पाए जाते हैं। उसके बाद में 2 यहां पर फेफड़े होते हैं, इस प्रकार की आपने संरचना देखी होगी। इसके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है वायु कुप्पिका, यानी कि इसको कहा जाता है एल्वियोली। ये फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं, ठीक है साथियों, जहां से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देती है? यानी कि हम श्वास ले रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन शरीर के अंदर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यानी बॉडी तक प्रत्येक भाग तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त के अंदर यानी कि आरबीसी पाई जाती है। रक्त के अंदर क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बंध जाता है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन से बंध जाता है, और इसकी बंधुता यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में 230 गुना ज्यादा मजबूती से बंधती है। यानी कि आपके सामने ये क्वेश्चन हो जाए, एक तरफ ऑक्सीजन है दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों ही गैस एक साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो मजबूती से जो आरबीसी है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन है, उसके साथ में मजबूती से कौन सी गैस जुड़ेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में मजबूती से जुड़ जाएगी और ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देगी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अब देखो यहां पर अगला हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो साथियों अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपके सामने दे रखा है 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन होने पर क्या मिलता है? यानी कि वसा का जब जलीय अपघटन होता है तो उसके बाद में क्या प्रोडक्ट बनता है? देखो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सीधा सा आपको याद रखना वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कभी कभी ये नहीं लिखा होता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत कराते हैं। देखो यकृत का कार्य कौन सा नहीं? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण बिल्कुल होता है। यकृत के अंदर क्या, जो यकृत होता है लीवर होता है, उसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, रूपांतरित करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यूरिया का उत्पादन, यूरिया का उत्पादन भी कहां पर होता है? यकृत के अंदर होता है। ठीक है साथियों, यानी कि यूरिया का उत्पादन, यानी कि यूरिया का आपको फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? NH2CO ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है सी नंबर ऑप्शन, यानी कि मृत और क्षय हो चुकी जो लाल रुधिर कोशिका यानी कि जो आरबीसी का विनाश है वो यकृत करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नष्ट हो चुकी जो अपघटित हो गई है आरबीसी यानी कि खत्म हो गई है, जिसका काम नहीं है, ऐसी कसरा पड़ी है, जो इसका विघटन का काम यानी कि इसको नष्ट करने का काम है वो कौन करता है? आपको पता होगा, यानी कि जिसको कहा जाता है प्लीहा। प्लीहा आपने नाम सुना होगा। प्लीहा जो है, प्लीहा क्या काम करता है? यानी कि स्प्लीन, SPLEEN, यानी कि जो स्प्लीन होता है वो आरबीसी के नष्ट करने का काम करता है। यानी कि इसलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्र स्थान भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यानी कि क्वेश्चन आ जाए, अब आरबीसी का कब्र स्थान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता
है, यानी कि वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है, सबको पता है। लेकिन इसका स्त्रावण कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो सीधा सा आपको याद रखना है, लाइपेज एंजाइम है उसका स्त्रावण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन, फेफड़े के प्राथमिक अंग क्या है, यानी कि सॉरी फेफड़ा है वो किसके प्राथमिक अंग है? आप सभी को पता है फेफड़े का काम होता है श्वसन का काम करना, तो इसमें डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो मानव रक्त का जो पीएस है उसका अनुमानित मान क्या होता है? मानव रक्त यानी मानव ब्लड का जो पीएस होता है वो हल्का सारीय होता है, यानी कि सामान्य जो उदासीन पीएस होता है वो 7 होता है, 7 से थोड़ा सा अधिक होता है। तो इसमें देख लेते हैं 7 से थोड़ा सा अधिक कौन सा है, इसमें ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि 7.4 इसमें सही बैठ रहा है। यानी कि ऐसा ऑप्शन आ जाए कि 7.35 से 7.40 पीएस होता है किसका? जो मानव रक्त होता है उसका होता है। अब रक्त से बात आती है तो मैं आपको रक्त के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। यानी कि जो मानव का रक्त होता है, ब्लड होता है, जो मानव का ब्लड होता है उसके अंदर पाई जाती हैं आरबीसी। आरबीसी होती है ना, उसका रंग होता है लाल, क्योंकि यानी कि मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक। जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? 4 हीम के अणु पाए जाते हैं, 4 हीम अणु पाए जाते हैं, और उसके साथ में पाया जाता है एक ग्लोबिन अणु, एक ग्लोबिन अणु भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ग्लोबिन है वो एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बाद यानी कि प्रोटीन का समूह होता है। अब देखो यहां पर 4 हीम अणु है, यानी कि 4 हीम अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करवाता है। अब देखो यहां पर 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? 4 हीम अणु के द्वारा, या फिर इसको ऐसे बोलें कि एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। अब देखो ऑक्सीजन अणु दिया यहां पर, यदि यहां पर ऑक्सीजन परमाणु दे दें तो कितने हो जाएंगे? 8 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु का परिवहन करवाता? तो 8। और कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करवाता है? तो 4। देखो यहां पर परमाणु की बात आती है तो 8 करना है, अणु की बात आती है तो आपको 4 इसका राइट आंसर देता है। देखो ये बात तो होगी क्लियर। अब देखो इसके अंदर 4 हीम अणु है तो इसके अंदर 4 आयरन अणु भी, यानी कि यहां पर देखो 4 आयरन अणु भी पाया जाता है। अब आपको यह पूछ लें कि यदि आयरन की कमी हो जाती है, किसकी कमी? आयरन, यानी कि Fe, आयरन। अब देखो यहां पर साथियों की यदि आयरन की कमी हो जाती है, Fe की कमी हो जाती है तो क्या होगा? तो एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया नाम है, एनीमिया नाम है। यदि एनीमिया होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है? आयरन की कमी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ये थोड़ी सी बातें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। उसके बाद देखो प्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा है, यानी प्लाज्मा में जल का लगभग प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है वो 90% होता है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम जल की मात्रा पाई जाती हैं। और उसके अलावा बाकी जो पार्ट है उसके अंदर क्या होती है? रक्त की कणिकाएं होती हैं और आयन वगैरह होते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्र स्थान कहा जाता है? अभी इसके बारे में मैंने बताया था, जो प्लिया होती हैं, स्प्लीन होती हैं, SPLEEN स्प्लीन होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र स्थान कहा जाता है, क्योंकि जो मरी हुई आरबीसी होती हैं उसका अपघटन प्लिया के अंदर, स्प्लीन के अंदर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में से, हीमोग्लोबिन है वो उससे निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? यानी कि हीमोग्लोबिन का मतलब
Hb, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, अभी मैंने बताया है आयरन धातु पाई जाती है। अब देखो आयरन धातु है वो दो रूपों में पाया जाता है, एक तो होता है Fe+2 और दूसरा होता है Fe+3। यदि +2 होता है या फिर Fe3 यानी कि +3 या फिर Fe+2। अब देखो +3 होता है ना, तो ये कौन सा आयन है, ये फेरिक आयन है, फेरिक आयन है। और यदि Fe+2 होता है तो वो कौन सा है, फेरस आयन है। ये आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है, केमिस्ट्री किससे संबंधित है। उसके बाद में देखो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लोहा, लोहा मतलब आयरन। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, यानी कि रुधिर का थक्का है वो धीरे धीरे जमेगा, रुधिर है वो धीरे धीरे जमेगा, यानी कि घाव लग जाएगा तो बहुत ही देरी तक उसमें रक्त बहता रहेगा। अब देखो इसमें जो एक नंबर ऑप्शन है, इसमें देखो विटामिन सी, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी बीमारी होती है। उसके बाद देखो विटामिन डी है, इसका जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। अब देखो इसमें बीमारी बच्चों के अंदर अलग होती है, बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं रिकेट्स। क्या कहा जाता है, रिकेट्स कहा जाता है। और बुजुर्गों के अंदर यानी कि वयस्क के अंदर जो विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ई की कमी से एक बीमारी होती है, कौन सी, नपुंसकता, नपुंसकता बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन के की कमी से कौन सा, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये 16 नंबर है, मानव रुधिर, यानी कि यदि मानव का जो रुधिर है वो अम्लीय यानी कि निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा। अब आपको यहां पर मैं एक बात बता देता हूं, यदि पीएच कम होता है, पीएच क्या होता है, कम होता है, निम्न पीएच होती है, तो पीएच कम होने पर क्या होगा, पीएच कम होने पर यहां पर ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे ऑक्सीजन pH2 यानी कि जो पीएच मान है वो कम हो जाता है ब्लड का, तो PO2 यानी कि PO2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का आंशिक दाब किसके अंदर, रक्त यानी रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो बढ़ जाएगा। और जो PCO2 है उसका आंशिक दाब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो घट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब बढ़ जाएगा यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी यानी कि परिवहन भी बढ़ जाएगा। तो एक नंबर ऑप्शन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य नहीं होता है, यानी कि कौन सा कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बिल्कुल राइट है। जीवाणुओं को नष्ट करना, अब देखो हीमोग्लोबिन के द्वारा है वो इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। अगला यहां पर ऑप्शन है रुधिर अल्पता को रोकना। रुधिर अल्पता का मतलब क्या हो गया, एनीमिया। रुधिर अल्पता का मतलब हो गया एनीमिया। एनीमिया बीमारी है वो किस आयन की कमी से, किस धातु की कमी से होती है, आयरन की। और लोहे की उपयोगिता बनाना, यानी कि यहाँ पर लोहा है वो कहाँ पर काम आता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में या फिर आरबीसी के निर्माण में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, स्पेग्नोमेनोमीटर का कार्य है। अब देखो इसमें राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु को नष्ट करने का काम है वो हीमोग्लोबिन करता ही नहीं है, तो कौन करता है, जो WBC होती है उसके द्वारा किया जाता है। स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर का कार्य क्या है। अब देखो यहाँ पर सिराओं में बीपी का मापन करता है, या फिर स्पिग्नोमेनोमीटर है वो धमनियों में बीपी का मापन करता है, या फिर यहाँ पर फेफड़ों में वायु का आयतन का मापन करता है,
देखो साथियों, यहां पर ये जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। धमनियों के अंदर बीपी यानी ब्लड प्रेशर का मापन है वो स्पेग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। फेफड़ों के अंदर वायु आयतन का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पाइरोमीटर के द्वारा। स्पाइरोमीटर के द्वारा यहां पर देखना, फेफड़ों में वायु का आयतन मापा जाता है। हृदय धड़कन मापा जाता है किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप के द्वारा है वो हृदय की धड़कन मापा जाता है। डॉक्टर होते हैं वो गले के अंदर जो लगा कर रखते हैं, आपको हृदय पे टच करते हैं, वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर यानी कि नाड़ी दर है वो जांच क्यों की जाती है? अब देखो, मानव है उसके अंदर नाड़ी दर जो जांच है वो क्यों की जाती है? क्यों? एक नंबर ऑप्शन है दिल हार्ट की यानी कि फंक्शनिंग जांचने के लिए। बिल्कुल राइट, ये ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन है, दिल का दौरा हार्ट अटैक किस कारण आता है? अब देखो, हार्ट अटैक आजकल जो एक आम बीमारी हो चुकी है, तो ये क्यों आता है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सीधा सा आपको याद रखना, हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि हृदय में रुधिर आपूर्ति की कमी हो जाती है, इस कारण मनुष्य के अंदर हार्ट अटैक की बीमारियां आती हैं। आपको ये साइंस की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर भी करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे इस जो YouTube चैनल पे, और जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।